हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे। तो यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर होगी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो फ्रीडम ऑफ जो आइडियाज ऑफ फ्रीडम थे, आइडियाज ऑफ लिबर्टी थे, इक्वल लॉज वगैरह, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बातें चल रही थी फ्रांस में। वो जो आइडियाज़ थे वो आप लोगों तक पहुँच रहे थे, लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, लोग इस चीज़ में क्यूरियोसिटी जता रहे थे। तो आइडियाज सैलून में डिस्कस किए गए, न्यूज़पेपर में डिस्कस किए गए, इसके साथ साथ में बुक्स में उन लोगों ने आइडियाज़ को छापा, बुक्स के साथ साथ में न्यूज़पेपर में आइडियाज़ प्रिंट किए गए। तो मसला क्या था, उसके बाद में लोगों के अंदर अफवाह चल रही थी, लोगों ने सुना हुआ था कि बादशाह फिर से टैक्स को इंक्रीज करने जा रहा है। तो उस टैक्स के इंक्रीज करने में लोगों ने जो प्रोटेस्ट की थी, उसके आगे की कहानी हमें आज समझनी है। तो उस कहानी को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो आराम से समझते हैं, किसी भी चीज की जल्दी नहीं है। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है बोर्ड पे, उसके बाद में क्या हुआ था, टैक्सेस टू बी इंक्रीज। तो हमने ये पढ़ा कि बादशाह टैक्स को इंक्रीज करने जा रहे, लेकिन टैक्स को इंक्रीज करने क्यों जा रहे, क्योंकि फ्रांस में चल रही थी फाइनेंशियल क्राइसिस। और फाइनेंशियल क्राइसिस किस लिए चल रही थी, एक तो अमेरिका की हेल्प की वार में, उनकी 13 कॉलोनीज को रिहाई दिलवाने के लिए, ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो कर्जे के साथ साथ इनका क्या मसला था, उस महल की सजावट में सारे पैसे खर्च हो गए। तो फ्रांस के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही। तो फाइनेंशियल क्राइसिस को कर्व करने के लिए बादशाह ने सोचा कि क्यों ना लोगों के ऊपर टैक्स लागू कर दिया जाए। लेकिन मसला क्या था वहां पे, बादशाह इस टैक्स को अकेले लागू नहीं कर सकता था। उस टैक्स को लागू करने के लिए, बट किंग कुड नॉट डू दिस अलोन, बादशाह अकेला उन टैक्स को लागू नहीं कर सकता था। और उन टैक्स को लागू करने के लिए उसको बुलानी थी एक स्टेट्स जनरल की मीटिंग। क्या बुलानी थी, एक स्टेट्स जनरल की मीटिंग। और उस स्टेट्स जनरल की मीटिंग लास्ट टाइम कब हुई थी, लास्ट मीटिंग वाज इन 1614 में। अगर हम स्टेट्स जनरल की बात करें तो स्टेट्स जनरल क्या है, स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है। स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है, और उस पॉलिटिकल बॉडी में तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये पॉलिटिकल बॉडी रिप्रेजेंट करती है तीनों स्टेट्स को। फर्स्ट स्टेट के लोग भी होते हैं, सेकंड स्टेट के भी होते हैं, थर्ड स्टेट के लोग भी होते हैं। तो अब क्या मसला हुआ, अब बादशाह ने काम किया कि स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी है ताकि उनके ऊपर टैक्स लागू किया जाए। स्टेट जनरल मीटिंग को बुलाया गया कब, 5 मई 1789 की बात है। ऑन 5 मई 1789 बादशाह ने मीटिंग को बुला लिया। और बुलाया कहाँ पे, एक जगह है वर्सलीज, ठीक है, इसको फ्रेंच एक्सेंट में वर्साइज भी पढ़ सकते हैं, वर्सेज। और वर्सलीज में मीटिंग बुला ली। मीटिंग बुलाने के बाद वहां पे क्या मसला था, जब मीटिंग बुलाई तो फर्स्ट स्टेट के लोग जो थे, फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, सेकंड स्टेट से भी 300 आते हैं, और थर्ड स्टेट के आते हैं 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। अब मसला क्या था, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो एक दूसरे के सामने बैठे थे, ठीक है, मतलब रोज में एक, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट और वहां पे सेकंड स्टेट, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उनको पीछे बिठा दिया गया। और थर्ड स्टेट के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो उसमें एजुकेटेड मेंबर्स थे, और उनके जो प्रॉस्पेरस मेंबर्स पाए जाते थे। सामने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट सामने बैठ गए, उनके पीछे बैठ गए थर्ड स्टेट के मेंबर। अब मसला क्या था वहां पे, जो पीजेंट्स थे, जो वुमेन थी, आर्टिसंस थे, ठीक है, उनको किसी भी तरह की वोटिंग उनके पास नहीं थी, उनको अलाउ नहीं किया गया वहां पे, उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां पे अलाउ नहीं किया गया। लेकिन उसके बदले क्या किया गया, उन लोगों ने अपनी 40,000 लेटर्स भेजे। उन लोगों ने अपनी जो ग्रीवेंसेस थी उनको 40,000 लेटर्स में लिख के यहाँ पे भेजा। अब मीटिंग बुला ली, रिप्रेजेंटेटिव भी आ गए, फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के, थर्ड स्टेट के। लेकिन मसला इसके बाद में होता है। मसला क्या होता है, मसला होता है वोटिंग डिस्प्यूट का। जो वहां पे अगर हम ओल्ड रूल की बात करें, अगर वहां का जो जो पुराने जमाने से चलता आ रहा था, वहां पे क्या था, हर स्टेट के पास होता था एक वोट। फर्स्ट स्टेट के पास एक वोट, सेकंड के पास एक, और थर्ड के पास एक वोट होता था। लेकिन इस सिस्टम से क्या होता था, इस सिस्टम से नुकसान होता था थर्ड स्टेट को। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी, अगर हम 3 वोट्स आ गई टोटल, 3 वोट्स की मेजॉरिटी होगी 2, तीन वोट्स की मेजॉरिटी हो जाएगी 2। जिस चीज को, जिस डेसिजन को 2 वोट्स मिलेंगे उसको अप्रूव कर लिया जाएगा। और ये तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो दोनों मिलके काम करेंगे। वो तो, उनको तो किसी तरह का टैक्स देना नहीं पड़ता, टैक्स देना पड़ता है थर्ड स्टेट को। इस चीज को आराम से अप्रूव हो जाता है, तो टैक्स उनके ऊपर लागू हो जाता है। लेकिन मसला क्या था यहाँ पर, इससे हिसाब क्या होता था, जो थर्ड स्टेट था उनके साथ अनफेयर, उनके साथ, अब ये मान के चलो कि उनके साथ जस्टिस नहीं होती थी वहां पर अनफेयर मीन्स ऑफ वोटिंग होती थी। उसके बाद में क्या होता है, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन लोगों ने डिमांड की बादशाह से, थर्ड स्टेट के लोग बादशाह से डिमांड करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे हर किसी इंसान के पास एक एक वोट होना चाहिए। 1 पर्सन शुड हैव 1 वोट, ठीक है, हर किसी इंसान के पास एक वोट होना चाहिए। लेकिन स्टेट के पास वोट नहीं होना चाहिए, स्टेट के पास एक वोट, लेकिन हर किसी एक
पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, जब ये डिमांड करते हैं बादशाह के सामने, लेकिन बादशाह इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, उन लोगों ने डिमांड की हमें एक एक पर्सन को एक वोट चाहिए, लेकिन बादशाह उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। जब बादशाह इनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है तो वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आकर क्या करते हैं, वो वहां से वॉकआउट हो जाते हैं। वॉकआउट मतलब वो जहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी उसको वहीं पे छोड़ के और वहां से प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई। टैक्स को इंक्रीज करना था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, लेकिन बादशाह इस चीज को अकेला नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसको स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ रही थी। स्टेट्स जनरल में एक पॉलिटिकल बॉडी है जहाँ पे तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव पाए जाते हैं, फर्स्ट के भी, सेकंड के भी और थर्ड के। और लास्ट टाइम इसकी मीटिंग हुई थी 1614 को। उसके बाद में क्या मसला होता है, 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई जाती है वर्सलेज में, और 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट के, 300 सेकंड के, और 600 आते हैं थर्ड स्टेट के। और थर्ड स्टेट के कौन से मेंबर आते हैं, एजुकेटेड एंड प्रॉस्पेरस मेंबर जो होते हैं वहां के। लेकिन उसमें मसला क्या था, वो दोनों तो इज्जत से एक दूसरे के सामने बैठे थे, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उनको आप ये मान के चलो कि उनकी उतनी रेस्पेक्ट नहीं थी। इंसल्ट की बात, ऐसा समझो कि उनको इंसल्ट फील हो रहा था, उनको पीछे बैठना पड़ा। ठीक है, जैसे कि उनको लो कास्ट के लोग माना जाता था, उनको नीचे तबके के लोग उसमें पाए जाते, उसको इसी लिहाज से देखा जाता था। उसके बाद में क्या होता है, वहां पे होता है वोटिंग डिस्प्यूट। वोटिंग डिस्प्यूट का ओल्ड रूल के हिसाब से एक स्टेट के पास एक वोट होता है। ठीक है, और इससे नुकसान होता है थर्ड स्टेट को, क्योंकि वो दोनों किसी डिसीजन को अप्रूव कर देते और इंप्लीमेंट होता था थर्ड स्टेट के ऊपर। उसके बाद में वो थर्ड स्टेट के लोग डिमांड करते हैं बादशाह से कि नहीं, ये सिस्टम नहीं चलेगा, अगर आपको यहाँ पे वोटिंग करनी है तो हर किसी इंसान के पास एक वोट होना चाहिए। लेकिन बादशाह उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद लोग क्या करते हैं, लोग थर्ड स्टेट के लोग जो कॉमन पीपल होते हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। तो अब थर्ड स्टेट के लोग वहां से निकल गए। ठीक है, क्यों निकल गए, क्योंकि उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया, उनको वो वोट नहीं दिया गया जो वो मांग रहे थे, हर एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए। जब वो वहां से निकलते हैं तो उसके बाद में वो 20 जून 1789 को फिर से मिलते हैं। 20 जून 1789 को वो अपनी खुद की एक मीटिंग बुलाते हैं टेनिस कोर्ट में। एक टेनिस कोर्ट वहां का है, उसमें वो मीटिंग बुलाते हैं और 20 जून 1789 को वो डिक्लेयर करते हैं देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। वो खुद को डिक्लेयर करते हैं कि हम खुद की एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। और नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने के बाद वो लोग सोर कसम खाते हैं कि हम तब तक सेपरेट नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट ना कर लें, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां पे कानून बनेंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां का बादशाह काम करेगा। ठीक है, या अगर उस बादशाह को हटा देंगे वहां से और वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं भी होगी, लेकिन वो बादशाह जो होगा वहां का, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। उसके बाद उनके कुछ फेमस लीडर्स है, जैसे कि मीराबो है, मीरा एक नोबल मैन है जो फीमेल प्रिविलेज के बिल्कुल अगेंस्ट, एक मीराबो नोबल मैन है जो फ्यूडल प्रिविलेज के अगेंस्ट। उसके बाद में उनका एक और लीडर है जिसका नाम एबिसाइस है। तो एबिसाइस एक प्रीस्ट है, वो एक प्रीस्ट है। जब वो फेमस स्पीच देता है मीराबो, उससे भी लोगों के अंदर जज्बा पैदा होता है। उसके बाद में एबिसाइस प्रीस्ट है, वो एक फेमस लिखता है व्हाट इज द थर्ड स्टेट। जब इसको लोग पढ़ते हैं तो इससे भी लोगों के अंदर जज्बा पैदा होता है। हालांकि वो नेशनल असेंबली वहां पे जदोजहद कर रही है खुद की एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लेकिन कंट्री साइड अगर हम बाहर की बात करें, विलेज की बात करें, तो वहां पे अलग ही मसला चल रहा है। फ्रांस में क्या कंडीशन थी, वहां पे बैड हार्वेस्ट था। बैड हार्वेस्ट के साथ साथ अगर हम कंडीशन फ्रांस की बात करें, बैड हार्वेस्ट था, मौसम ठीक नहीं था, ड्राउटनेस थी, हेल वगैरह, तो उनके जो क्रॉप्स है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुके थे। उसके साथ साथ में जब क्रॉप्स डैमेज होते हैं, बैड हार्वेस्ट होता है, तो जो वहाँ की ब्रेड की, आपने इससे पहले भी पढ़ा कि जो ब्रेड की प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है। जब उसकी इंक्रीज होगी वो प्राइस, तो लोग भूख के मारे मर रहे थे, हंगर की वजह से लोग मर रहे थे। और जब लोग भूख की वजह से मर रहे थे, इसके बाद में लोग क्या करते हैं, वो एंग्री क्राउड जो होते हैं, एंग्री क्राउड, वो उसके बाद में दुकानों के ऊपर हमला करते हैं जहां से उनको कुछ खाने को मिल जाए। शॉप्स के ऊपर हमला करते हैं, जैसे कि हड़ताल करते हैं, गलियों में निकल के आते हैं, सड़कों पे निकल के आते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ऑन जुलाई 14 1789, ऑन जुलाई 1479 को वो लोग, जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया भी था, तो वो लोग उनकी एक जेल के ऊपर, जो फोर्ट प्रिजन थी जिसका नाम बेस्टाइल था, बेस्टाइल के ऊपर वो लोग हमला कर देते हैं। बेस्टाइल के ऊपर हमला कर देते हैं, बेस्टाइल की तोड़ फोड़ कर देते हैं। उसके बाद उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स है उसको मार्केट्स में बेच देते हैं, ताकि लोगों के अंदर एक याददाश्त रहे, एक मेमोरी रहे कि उन्होंने इस बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया था। अब विलेजेस की बात करें तो विलेज में अलग ही मसला चल रहा था। विलेज में जो पीजेंट्स थे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे, विलेज के जो पीजेंट्स थे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे। क्यों रिवोल्ट इसलिए कर रहे थे कि उनने भी अफवाह सुनी थी कि जो उनके लॉर्ड्स है, जो उनको जमीन कल्टीवेट करने के लिए देते हैं, वो उनके क्रॉप्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये विलेज की कहानी है। विलेज की क्या कहानी थी,
जो उनके लार्ड्स हैं उनके काप्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, हालांकि उनकी लोगों ने अफवाह सुनी थी। जब वो अफवाह सुनते हैं तो उसके बाद में उसके बदले में उसका जवाब जब वो देते हैं, तो जवाब में वो एक जगह होती है शेटो, जिसे हम शेटो बोलते हैं। शेटो क्या होता है? कैसल होता है। अब मान के चलो कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो सकती है, किसी नोबलमैन की बिल्डिंग हो सकती है, उसके ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद वहां पे जितना भी ग्रेन होते हैं उसको लूट लेते हैं, सारे ग्रेन को लूट करते हैं। ग्रेन को लूटने के बाद में इसके बाद में जो उनके वहां पे जो ड्यूज होते हैं, ड्यूज के रिकॉर्ड होते हैं, सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड इस बिल्डिंग में होते हैं, उन सारे रिकॉर्ड को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। उसके बाद की कहानी क्या होती है, इस बोर्ड पे भी आएगा नहीं, तो उनको मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ, उसके बाद की कहानी पढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद की कहानी, जो नोबल्स थे, वो जो वहां के रिच मैन थे, उन नोबल्स को मजबूर किया गया, जो वहां के नोबल्स थे, नोबल्स को मजबूर किया गया कि वो अपना अपना जो उनकी जो कंट्री थी, कंट्री को उनको भगा दिया गया, उनको मजबूर कर दिया, उनको एग्जाइल कर दिया, उनको जलाए वतन कर दिया, जो वहां के नोबल्स थे। जब उनको एग्जाइल कर दिया जाता है तो उसके बाद में क्या करते हैं, एग्जाइल होने के बाद उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे जाके फिर रहने लग जाते हैं। उसके बाद में वहां पे क्या होता है, जब उनको भगा दिया जाता है तो वहां पे जो प्रिविलेजेस पाए जाते हैं, जो वहां पे प्रिविलेजेस पाए जाते थे फर्स्ट स्टेट के पास, सेकंड स्टेट के पास, ठीक है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया था टैक्स से, उन सारे प्रिविलेजेस को वहां पर खत्म किया जाता है। जब लुईस 16 के ऊपर जब दबाव पड़ता है लोगों का, तो वो मजबूर हो जाता है कि जो थर्ड स्टेट वालों ने वो डिमांड रखी थी, जब उन्होंने डिमांड की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो उन्होंने कसम खाई थी कि हम खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो वो डिमांड फिर बादशाह को पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब क्या मसला होता है, बादशाह को मजबूर कर दिया गया, फोर्स कर दिया गया कि आप जो नेशनल असेंबली थी, उन लोगों ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी, नेशनल असेंबली की डिमांड को फाइनली बादशाह एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या मसला होता है, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर लिया जाता है। जितना भी जो फ्यूडल सिस्टम था, जागीरदाराना सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाता है। जो प्रिविलेजेस पाए जाते हैं फर्स्ट स्टेट के पास, फर्स्ट सेकंड स्टेट के पास जो प्रिविलेजेस पाए जाते थे, उनको एग्जाम्प्ट किया गया था टैक्स से, वो उसको भी खत्म कर दिया जाता है। जितने भी तरह के वहाँ पे टैक्स पाए जाते थे, टिथ पाया जाता था, और टेल वगैरह जो टैक्स वहाँ पे पाए जाते थे, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी वहाँ पे पाए जाते थे, उन सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया जा रहा था। इसके बाद में क्या, जो वहाँ की चर्च थी, जो चर्च के पास लैंड थी, जो चर्च के पास जमीनें थी, उसको छीन लिया गया, और उनके पास जो उन लोगों ने प्रॉपर्टी जमा की हुई थी, वो सारी उनसे छीन ली गई। उस प्रॉपर्टी की कीमत होती है 2 बिलियन। 2 बिलियन के एसेट्स वहां की गवर्नमेंट वहां से सीज उनसे करती है। ठीक है, तो ये थी यहां तक की कहानी। समझ में आया होगा हमने क्या पढ़ा, कैसे मीटिंग बुलाई, कैसे वो वोटिंग राइट पे डिस्प्यूट हुआ, कैसे स्टेट जनरल वहां से निकले, उन्होंने फिर खुद की एक नेशनल असेंबली उनको डिक्लेयर किया। उसके बाद में फिर वो बादशाह को मजबूर किया गया कि वो नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे जितने भी प्रिविलेजेस पाए जाते थे फर्स्ट स्टेट के पास, सेकंड स्टेट के पास, उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद में जो टैक्सेस वगैरह थे उनको भी खत्म कर दिया जाता है, टिथ वगैरह, टेल, और चर्च के पास जो जमीनें थी, जो उनके पास एसेट्स थे, उनसे छीन ली जाती है, और उनके पास जो एसेट्स थे वो 2 बिलियन के एसेट्स थे। तो उसके बाद की कहानी क्या होती है, जो फ्रांस होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। क्या बन जाता है, वहां पे अब तो मोनार्की रहेगी, लेकिन वो मोनार्की जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में जाके देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं आपको, ना तो आप लोग कमेंट करते हो, ना आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री को जितना मन लगा के पढ़ना चाहिए, उतना उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज टफ नहीं होती जब तक आप खुद हार ना मान जाओ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन देना, वीडियो के रिलेटेड, लेक्चर के रिलेटेड की पढ़ाने का तरीका कैसा है, ऐसे ही पढ़ाना कंटिन्यू करूँ या कोई और चेंजेस लाऊं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, डिस्कस करेंगे हाउ फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।